ने क्या सीखा था? रिवीजन ही हुआ था एक तरह से, है ना? चलिए, तो आपका कोई लॉस हुआ नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको उससे पहले वाली क्लास में भी कराई थी, क्योंकि लास्ट क्लास में एक बच्चा हमारा दोबारा से यानी कि मनु ने रीज्वाइन किया। चलिए, तो आज इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो टुडे इज 25th। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि एक HTML फाइल हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा था कि बैकग्राउंड में कलर किस तरह से हम लोग कॉल करा सकते हैं, और थर्ड एग्जांपल था बैकग्राउंड में इमेज। आज हम लोग इसके आगे करेंगे, ठीक है। सो ओपन करेंगे नोटपैड, और मैं इन फाइल्स की नंबरिंग भी कर देता हूँ सो दैट कि जब आप इनको देखें तो आपको एक सीक्वेंस भी मिले इसके अंदर। तो जैसे फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल और थर्ड फाइल, फोर्थ फाइल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। HTML हेडिंग एक्सटेंशन डॉट HTML। तो देखिए, हेडिंग जिसको हम लोग H1 से डिफाइन करते हैं, और H1 क्या है? हेडिंग का टाइप है, यानी कि सबसे लार्ज साइज। तो ये हेडिंग्स किस साइज तक अवेलेबल होते हैं? तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं और 6 तक हमारे पास अवेलेबल है। जैसे 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6। और हम इसको अगर वेब ब्राउज़र में एक्सपीरियंस करें तो आप देखेंगे 1 सबसे लार्जर है और 6 सबसे स्मॉलर आपको मिलेगा। कभी हो सकता है कि फ़न वे में आपका मन करे कि चलो H7 भी बना के देख लेते हैं, तो 7 के नाम से कोई हेडिंग होती ही नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो क्या होगा कि ये आपको एक नॉर्मल पैराग्राफ की तरह रिटर्न आएगा। देखो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है ना इसका लुक। अब अगर मैं यहाँ पर इसको पैराग्राफ लिख दूँ H7 को, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ कोई चेंज नहीं आया इस फाइल में, है ना? तो यानी कि 7 नाम से कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, ओनली 1 से लेके 6 तक ही एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी आपको कभी कोई वेबसाइट बनाना हो, कोई आपको हेडिंग बनाना हो, तब आप यहाँ से 1 से लेके 6 तक के साइजेस में ही काम करेंगे। अब क्या ध्यान रखना है हेडिंग के साथ? 1, 2, 3 ये सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले हेडिंग के साइजेस हैं। 1 को हम एक बार लिख सकते हैं, ओनली 1 टाइम, एक पेज में। 2 और 3 इनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। 1 होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बाकी होते हैं लीस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि 6 अगर हम कोई हेडिंग बना रहे हैं तो यानी कि वो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके ऑर्डर है कि कितना इम्पोर्टेंस किस हेडिंग को हमें देना है। तो 1 को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, 2 को उससे थोड़ा कम, 3 को उससे कम, 4 को उससे कम, इस तरह से। तो समझ में आ गया वाला पार्ट? नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे हेडिंग के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट का मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे देखते हैं हेडिंग का एट्रीब्यूट। तो हेडिंग में जो एट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं अलाइन। अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेफ़्ट होता है, क्योंकि हम लोग US इंग्लिश में काम करते हैं, तो हम लोग लेफ़्ट से शुरू करते हैं, राइट की तरफ फिनिश करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ़्ट। आप ये डिफाइन करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। फाइल में रिलोड करिए तो आप देख सकते हैं आपके चेंजेस हो गए यहाँ पर। इस तरह से आप अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एट्रीब्यूट लिखेंगे तो आपको एलिमेंट के बाद स्पेस का यूज़ करना है। एट्रीब्यूट का नेम जो कि प्री डिफाइन होगा, इक्वल टू इन्वर्टेड कोट में एट्रीब्यूट की वैल्यू, यानी कि प्रॉपर्टी में क्या डालनी है। ये भी समटाइम्स प्री डिफाइन होगी और समटाइम्स यूज़र डिफाइन होगी।
यूज़र डिफाइन कब होगी? जैसे मान लीजिए मुझे कोई लिंक बनाना है, HREF, मैं चाहता हूँ कि यूज़र क्लिक करे तो गूगल खुले, यूज़र क्लिक करे तो याहू खुल जाए, तो क्या हुआ? यूज़र डिफाइन। तो यानी कि फिर हम यहाँ पर यूज़र डिफाइन वैल्यू लिखेंगे। बट H1 में यूज़र डिफाइन कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूज़र डिफाइन क्या है कि उसको सेंटर कर रहा है तो सेंटर के लिए वो लिख सकता है। तो जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ देख रहे हैं अलाइन इक्वल टू सेंटर, ये पहले से पूर्ण निर्धारित है, यानी कि प्री डिफाइंड है। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक HR, हॉरिजॉन्टल रूल। एक्सटेंशन डॉट HTML। हॉरिजॉन्टल रूल जिसको हम लोग HR के नाम से भी जानते हैं। हमने यहाँ पर एक लाइन लिखा योर साइट। इस फाइल को ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से। मैं चाहता हूँ इसके नीचे एक लाइन हो, उसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा HR। HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। HR क्लोज नहीं होता है, आपने डिफाइन किया तो ये ऐसे ही रहेगा। पेज को रिलोड करेंगे, एक लाइन देख सकते हैं हम। HR, इसमें क्या कोई एट्रीब्यूट होता है? यस। अगर हम यहाँ से मल्टीपल HR डिफाइन करें, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो पहला एट्रीब्यूट जो इसमें आता है वो होता है विड्थ। बाय डिफ़ॉल्ट HR जो होता है वो 100% होता है। मतलब अगर हम पेज को रिसाइज करें, आप देख रहे हो पेज में कोई स्क्रॉलिंग नहीं है नीचे, हॉरिजॉन्टल है ना। अगर ये लाइन फिक्स होती जैसे कि 1920 पिक्सल तो ये स्क्रॉल हो जाती, बट ये परसेंटेज में है, यानी कि आप जितना बड़ा करेंगे लाइन ऑटोमेटिकली ब्राउज़र बॉडी के अकॉर्डिंग स्केल अप होती रहेगी। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, विड्थ 100%, दूसरे में मैंने डिफाइन किया, तीसरे में डिफाइन किया, और सभी की विड्थ को मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि 100, 75, 50 एंड 25। क्या नोटिस करते हैं हम लोग? फर्स्ट लाइन जो कि हमने उसको कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दिया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 100 है। सेकंड वाले को मैंने खुद से 100% लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये नॉर्मल है, इसको मैंने एट्रीब्यूट दिया विड्थ 100%। तो आप देख सकते हो दोनों लाइन में कोई डिफरेंस नहीं, आप लिखें या ना लिखें बाय डिफ़ॉल्ट 100% है। बाकी जो हम लोग देख रहे हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको मैंने 75, 50, 25 दिया, तो इनका साइज स्केल डाउन हुआ। हमने क्या सीखा इसमें कि इसका जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो क्या है? सेंटर है, ठीक है। तो इसमें यानी कि अलाइन की भी प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं यहाँ जाके डिफाइन करूँ अलाइन, तो लेफ्ट वर्क करेगा, अलाइन सेंटर जो कि डिफ़ॉल्ट है, मैंने यहाँ लिखा राइट, यहाँ हमने लिखा सेंटर। रिलोड करने पर आप देख सकते हैं अलाइनमेंट चेंज हुआ, देखो ये लेफ्ट चला गया, ये सेंटर है और ये राइट में है। और क्या एट्रीब्यूट हो सकता है? हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं साइज। साइज को मैंने यहाँ डिफाइन किया और मैंने इक्वल टू डिफाइन किया यहाँ पर इस तरह से। मैंने साइज को लिखा 2, कौन सी लाइन पर लिखा? 1 2 3, थर्ड लाइन पर, यानी कि इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। हमने लिखा 2। ब्राउज़र में जूम करेंगे और रिलोड करेंगे, क्या कोई चेंज आया? नहीं आया ना। इससे मुझे ये पता चला इसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है। तो ये साइज़ क्या है, कंफ्यूज कर रहे हैं। विड्थ तुमने देख लिया, साइज़ मतलब उसकी थिकनेस कितनी है। अगर मैं यहाँ पर देखो 1 करता हूँ साइज़ को, अब आप देखेंगे आपको हल्का सा डिफरेंस पता चलेगा। चेंज हुआ ना? नहीं पता चला? दोबारा देखो, बहुत हल्का सा स्क्रीन में मूवमेंट हुआ 1 करते ही। अगर मैं 12 कर देता हूँ, अब अच्छे से पता चल रहा होगा। तो ये देख रहे हो एक डेप्थ सी आ रही है इसके अंदर। अगर मैं पेज को पूरा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देख रहे हो बॉर्डर, इधर आप देखो डार्क है और इधर दो साइड पर क्या है? लाइट है। तो जब मैंने आपको बॉर्डर वाला टॉपिक पढ़ाया था HTML के अंदर, तो उसमें इनसेट आउटसेट हमने रिज ग्रुप पढ़ रखा है ना। HTML की जो प्रॉपर्टी हम लगा रही पहले चल रही थी, याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसलिए मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करा रहा हूँ। तो
अब ये जो पार्ट आ रहा है ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नो शेड, मतलब शेड होती है, हमें लिखना है नो शेड। नो शेड लिखेंगे तो क्या होगा, ये अब आपको फ्लैट कलर में दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ से अपनी थिकनेस को साइज से कंट्रोल करते हैं। ये क्लियर हो गया, नो शेड का समझ में आया। अगर वो डेप्थ बन रही है ब्लैंक तो मैं उस कलर को रिप्लेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ नो शेड। इसके बाद हो सकता है कि भाई आपको ग्रे कलर ना रखना हो, चेंज करना हो, आप क्या लिखेंगे, कलर। मैं चाहता हूँ मेरा जो हॉरिजॉन्टल रूल है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। किस कलर में हो गया, ब्लैक हो गया। या रेड कलर का करना चाहें आप, ये देखिए रेड कलर का हो गया। तो समझ में आया। HR जो कि बहुत सिंपल सा है, कितने सारी प्रॉपर्टीज आती हैं उसके अंदर। तो एट्रीब्यूट क्या क्या है, विड्थ, अलाइन, साइज, नो शेड एंड कलर। अभी नो शेड खाली लिखा हुआ है, इक्वल टू क्यों नहीं है कुछ भी। HTML5 में नो शेड की वैल्यू नो शेड ही होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन। यानी कि जब मैं आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगा, थ्योरी आपकी दोबारा से स्टार्ट होगी जो चल रही थी, लेकिन पहले आपको सब प्रैक्टिकल करा देना चाहता हूँ, ताकि जब आपका वो पार्ट आए तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को आपस में। चलिए, तो ये पार्ट हमने देखा। और कोई आया क्लास ज्वाइन करने? आज इसने क्लास स्किप कर दी खुशी में। आपका नाम? हाँ, प्रतीक। और एक दो क्लास में याद हो जाएंगे सबके नाम। चलिए, तो बॉर्डर क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैराग्राफ। कैप्स लॉक ऑफ करेंगे। एक्सटेंशन डॉट HTML। तो सब कुछ सेम रहेगा। HR में एज इट इज रखूंगा। मैंने यहाँ पर जाके एक डिफाइन किया P टैग, P फॉर पैराग्राफ। और यहाँ पर हम कुछ लिखना चाहते हैं। तो मैंने एक डमी टेक्स्ट यहाँ से लिया और इसको मैं बंद भी कर देता हूँ और मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ। ऐसे हमने एक मल्टी लाइन डिफाइन किया कुछ। फाइल ओपन करेंगे, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया इस तरह से। फिलहाल मैं इस पैराग्राफ से ये सब हटा रहा हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है, ओनली पैराग्राफ। और यहाँ पर हम लोग मैटर की लेंथ को बढ़ाएंगे ताकि ये पैराग्राफ अच्छे से दिखाई दे हमें। अब आप नोटिस करेंगे कि मैं मल्टीपल पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से, 1 2 3 4। तो चारों पैराग्राफ क्रिएट हुए। पैराग्राफ पता कैसे चलता है कि वो पैराग्राफ है, क्योंकि जब भी वो नया स्टार्ट होगा तो इस तरह से गैप होगा, है ना। तो इसके सीधा सा साइन है कि आप समझ जाओगे देख के। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है, जब हमने इस तरह से मल्टी लाइन बहुत ज़्यादा टेक्स्ट रखा है, तो जितने डिस्टेंस पर आप बैठे हो, अगर आपको उसको पूरा पढ़ना पड़े तो इसमें क्लैरिटी की कमी है ना थोड़ा सा, है ना। तो पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट हमारा फॉन्ट साइज़ कितना होता है और फॉन्ट कौन सा होता है। आपका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है बॉडी का, वो होता है 16 पिक्सल। और फॉन्ट कौन सा होता है, टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ फैमिली का फॉन्ट है, और सेरिफ फैमिली को हम लोग वेब में इस्तेमाल कम करते हैं। आप क्या करते हो, इस सेरिफ फैमिली का सिर्फ और सिर्फ हेडिंग बनाते हो, अगर बनाना हो तो। अदरवाइज वेब डिज़ाइनिंग जो होती है सेंस सेरिफ के साथ होती है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो सेरिफ और सेंस सेरिफ में इतना डिफरेंस आता है। ये एक सेंस सेरिफ फॉन्ट है जो कोड में चल रहा है, और ये क्या है, सेरिफ फॉन्ट है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको करके दिखाऊं कि भाई आप बोलें कि भाई पैराग्राफ जो है हमारा, उसका फॉन्ट चेंज कर दूँ, तो ये फॉन्ट टैग मैंने लिखा यहाँ पर फेस, और मैंने क्या बोला, उसको एरियल कर दूँ। साइज़ की तो मैंने कोई बात नहीं की, मैंने टाइम्स न्यू रोमन को, चलो पहले टाइम्स न्यू रोमन ही मैं कर देता हूँ।
तो क्या कोई चेंज आया फाइल में? नहीं आया ना, जब पहले था वो अभी भी है। लेकिन अगर मैं अब एरियल लिखूंगा ना, अब आप नोटिस करना फॉन्ट बदल गया, टेक्स्ट में क्लियरिटी इंक्रीज हुई, ठीक है, ऐसा लगा जैसे फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया। ये होता है सेंस सेरिफ फॉन्ट का फ़ायदा। अब मैं कहता हूँ कि भाई ये जो मैंने फॉन्ट चेंज किया है ना, वो सिर्फ पहले पैराग्राफ तक इफेक्टिव रहेगा। तो हमने क्या किया, फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया। अब आप बिफोर आफ्टर देखो कौन सा टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला, उसमें क्लियरिटी अच्छी खासी, फॉन्ट का साइज भी लार्जर है, बट नीचे उतना क्लियरिटी नहीं है। फॉन्ट टैग में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि साइज। वैसे इन पिक्सल्स अगर बात की जाए तो 16 पिक्सल का हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, बट HTML के अकॉर्डिंग इसका यूनिट होता है 3। 3 क्या है, पिक्सल है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंचेज है, क्या है, कुछ नहीं है। 3 HTML का अपना खुद का यूनिट है। आप देखोगे मैंने 3 लिखने पर कोई भी चेंज नहीं आया, बट अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1, साइज में चेंज दिखाई दिया। आप लिखेंगे 2, साइज इंक्रीज हुआ। आप लिखेंगे 3, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट से यानी कि 16 पिक्सल हो गया। आप लिखेंगे 4, साइज और इंक्रीज हुआ। आप लिखेंगे 5, साइज और इंक्रीज होगा। आप लिखेंगे 6, साइज और इंक्रीज होगा। आप लिखेंगे 7, साइज और इंक्रीज होगा। अब आप कहेंगे 8, तो 8 जैसा कोई यूनिट होता ही नहीं है। यानी कि जब मैं कोई वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे इससे बड़ा हेडिंग नहीं बना सकता मैं, और 1 से छोटा नहीं लिख सकता मैं। समझ गए ना? इसलिए मैंने एक एक करके दिखाया। आपको लगोगे भाई ऐसे तो सर 100 तक जाएंगे लिखते लिखते, होता ही नहीं तो जाएंगे कहाँ से, है ना? अब ये मैंने करके क्यों दिखाया, देखो बीइंग ए स्टूडेंट हमें ऐसा लगता है कि भाई मान लो आपने यहाँ जाके लिख दिया 70 पिक्सल एग्जाम्पल के तौर पर, और आप यहाँ रीलोड करोगे, अरे ये 70 पिक्सल हो गया, बट 70 तो है ही नहीं, वो तो 7 है डिफ़ॉल्ट, 7 से ऊपर वो जाता ही नहीं। समझ गए ना? तो इसलिए मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया ताकि आप ये मिथ ना पाल लें कि भाई इतना हो गया। तो क्लियर? तो साइज डिफ़ॉल्ट कितना है 3, 1 लोवेस्ट। अब 1 दिया तो दिखाई नहीं दे रहा, तो करूँगा क्या मैं इसका? तो 1 कहाँ लिखा होता है, जहाँ पर देख तो कॉपीराइट, ऑल राइट रिजर्व, इस तरह की इन्फॉर्मेशन की हो भी और किसी को दिखे भी ना, उस केस में। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई डिज़ाइन देखा, लेट्स से बजाज ऑटोमोटिव का कोई ऐड आया हुआ है या MG हेक्टर का कोई ऐड आया हुआ है न्यूज़पेपर के अंदर, तो उसमें आप देखोगे ध्यान से राइट हैंड साइड पर बॉटम टू टॉप की तरफ जो आर्टिस्ट होगा उसका नाम होगा लिखा हुआ। लेकिन हमारा मेन फोकस बीइंग अ न्यूज़पेपर ये नहीं कि इसका नाम दिखाना है, बट हमें इसको क्रेडिट ज़रूर देना है, ठीक है, कि किसने बनाया वो चीज़। तो 1 जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए डाला जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन काइंड ऑफ। 1 जो होता है साइज़, वो हमारी ह्यूमन आइज़ की जो कैपेसिटी है फॉन्ट को पढ़ने की, वो लास्ट साइज़ है। इससे छोटा फॉन्ट नहीं पढ़ पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है। और गलती से अगर मैं इसका 1 कर दूं फिर तो कहानी खत्म है, भूल जाओ। देखो इससे मैं फेस निकाल लेता हूं, ओनली साइज रखेंगे। अब देखो इसके साथ क्या होगा। यहां तो फिर भी पढ़ सकते हो, यहां नहीं पढ़ सकते क्या लिखा है इसमें। तो समझ में आ रहा है? सेरिफ कहाँ लगाना है, हेडिंग जैसी जगह पर, बाकी सब जगह क्या चलता है, सेंस सेरिफ। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। बाकी मैं जो भी लिखने के बाद हटा देता हूँ वो वीडियो के अंदर स्टेप्स हैं, आप वीडियो फॉलो कीजिएगा, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। तो 1 पर कौन सा फॉन्ट साइज आता है, 8 पिक्सल, ठीक है। 8 पिक्सल से छोटा हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो किसी को समझ नहीं आने वाला। आगे बढ़ेंगे तो डिफ़ॉल्ट साइज हमें पता चल गया 3, लोएस्ट 1 अप टू 7। इसके बाद आप कहोगे मुझे कलर बदलना है, तो आप कलर एट्रीब्यूट भी यहीं चला सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, कलर, लीजिए कलर आपका चेंज हो गया इसके अंदर। अब आपको पता ही है कोड हम लोग 216 चला सकते हैं, नेम हम लोग 140 चला सकते हैं। जब CSS की जिस दिन बात करेंगे उस दिन 16.7 मिलियंस कलर भी हम लोग चला लेंगे इसके अंदर।
तो फॉन्ट से रिलेटेड सारी चीज़ हो गई। अब पैराग्राफ से रिलेटेड बात करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हमें पता है लेफ़्ट टू राइट होता है। लेफ़्ट होने से लेफ़्ट साइड का बहुत बढ़िया दिखता है हमें, राइट साइड का सब गड़बड़ आता है। तो फोटोशॉप पढ़ के आए हो, इलस्ट्रेटर पढ़ के आए हो, आपने अलाइनमेंट पढ़ा है लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई सीखते हैं। क्या लिखा हमने? अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन जस्टिफाई। चलिए ब्राउज़र में देखते हैं मैजिक। तो ये देखो डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये सेंटर है तो लास्ट लाइन आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया। ये राइट है तो लास्ट लाइन राइट में आ गया आपका। तो देखो ये राइट से सही दिखाई दे रहा है, लेफ्ट से ख़राब है। ये लेफ्ट से सही दिख रहा है तो ये राइट से ख़राब है। अब जो कोई वेबसाइट बनाओगे तो ऐसे थोड़ी ना बनाओगे, आपको तो इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड से बराबर चाहिए होगा। तो लास्ट वाला एग्जाम्पल यूज़ करते हैं हम लोग, बोथ साइड एकदम प्रॉपर लाइन है ना। अब सोचो कि न्यूज़पेपर अगर आपने कभी देखो, वैसे तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग, बट अगर देखोगे तो वो क्या होता है, कॉलम वाइज होता है। अब कॉलम में अगर लाइनें ऐसे आगे पीछे हो रही हों तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ पाओगे कभी? वो इल्यूज़न क्रिएट करेगा वहाँ पर, ठीक है। आपकी लाइन की कनेक्टिविटी नहीं बनेगी उसके अंदर। या मैगजीन्स की अगर हम लोग बात करें, तो जब भी हम लोग कोई कॉलम बेस्ड वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग इस अप्रोच का यूज़ करते हैं। और अगर फुल विड्थ आप बना रहे हो तो फिर आप सेंटर वगैरह का यूज़ करते हो जनरली। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पैराग्राफ को कभी मुझे न्यू लाइन से शुरू करना हो तो कैसे होगा, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरी लाइन ब्रेक हो जाए, तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ के डिफाइन करता हूँ इस चीज़ को। तो मान लीजिए मुझे यहाँ से ब्रेक करना था, तो मैंने एंटर लगा दिया। आपको तो पता है एंटर काम करता नहीं है, यहाँ पर विजुअली ये नोटपैड में काम कर रहा है लेकिन आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? BR। अब देखो ब्रेक हो गया। अब कितने ब्रेक लगा सकते हैं, है ना? BR को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं? एक बार, एक जगह पर एक बार। 2 बार अगर आपको BR लगाना है तो इसका यूज़ नहीं करते हम लोग। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल BR लगा के स्पेस वगैरह मेंटेन कर लेते हैं, तो वो जुगाड़ टेक्निक है, वो एथिकल नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लॉरेम इप्सम के बीच में स्पेस की। आप यहाँ पर ढेर सारे स्पेस लगा लो, ये रेंडर ही नहीं होगा क्योंकि वेब सिंगल स्पेस को रेंडर करता है। अगर आपको एक से ज़्यादा स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे $NBSP। क्या मतलब होता है? नॉन ब्रेकिंग स्पेस। N मतलब नॉन, B मतलब ब्रेकिंग, SP मतलब स्पेस। कंट्रोल S रीलोड, स्पेस बना। NBSP क्या है कि आपका इनविजिबल करेक्टर होता है जो दिखता नहीं है और स्पेस छोड़ता है। इसके बाद आप एक स्पेस और लगा सकते हो, देखो काम करेगा। अगर मैं इसके बाद फिर से स्पेस को अगर लगाता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। तो NBSP के बिफोर और आफ्टर आप स्पेस चला सकते हो। तो बिफोर आफ्टर स्पेस भी कंसिडर होगा और NBSP भी कंसिडर होगा, यानी कि टोटल 3 स्पेस आप बना सकते हो। कितने लगा सकते हैं? एक ही लगा सकते हो। लगाने के लिए भर भर के लगा दो तो रेंडर हो जाएगा, बट अगेन गलत होगा। तो क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। फॉन्ट में कहीं पर अगर आपको बोल्ड करना हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर बोल्ड हो जाए, तो बोल्ड करने के लिए आपके पास टैग होता है B। आप इस तरह से बोल्ड कर सकते हो। आपको लगता है मुझे कलर बदलना है स्पेस, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करो और यहाँ पर कॉल करो। कलर ही चेंज करना है तो सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। क्या कर रहे हैं? यहाँ ये और ये आ गया आपका कलर। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये बंद हो जाए। क्या कलर रखना चाह रहे हैं हम? कुछ डिफरेंट कलर रखना चाह रहे हैं, जैसे कि ब्लैक। तो पर्टिकुलर का चेंज हो गया, जैसे आप पर्टिकुलर का कलर चेंज कर सकते हो।
नेक्स्ट, आपको दो एट्रीब्यूट और बचते हैं, साइज बढ़ाना हो, फॉन्ट बदलना हो, कर सकते हो, बट ऐसा कभी आपको करना नहीं होगा क्योंकि पैराग्राफ के अंदर एक जैसे फॉन्ट चलेगा, दो अलग अलग फॉन्ट यूज़ नहीं होंगे। तो चलिए अब बाकी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उनको ज़रा फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखूँगा और पैराग्राफ को इस तरह से क्लोज कर दूँगा मैं, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे कि फॉर स्मॉल टेक्स्ट, या मैं ओनली लिखता हूँ स्मॉल टेक्स्ट। तो अगर आप स्मॉल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो एलिमेंट होता है स्मॉल, और स्मॉल क्लोज हो जाएगा। आप यहाँ जाके क्या लिखेंगे, स्मॉल टेक्स्ट। जब आप रीलोड करेंगे तो नीचे वाले में आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसके कंपैरेटिवली ये छोटा दिखाई देगा आपको, है ना, बिग टेक्स्ट। बिग के लिए बिग एलिमेंट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो मैं पैराग्राफ क्यों लगा रहा हूँ, आपको पता ना, मुझे बी आर ना लगाना पड़े, ऑटोमेटिकली नई लाइन बनती जा रही है हर चीज़ के लिए। इसी तरह से हमें यहाँ पर बाकी की प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी हो। टेली टाइप टेक्स्ट, फिक्स टेक्स्ट, तो हमने टीटी लिखा है, टीटी मतलब टेली टाइप, इसका आउटपुट आप देखेंगे डिफरेंट आएगा, है ना। और स्ट्राइक टेक्स्ट, तो टेक्स्ट कट होके आएगा। जैसे देखते हैं कॉमर्स वेबसाइट में प्राइस आपके चेंज होके लिखे होते हैं कि भाई 999 को माइनस किया 499 हमने लिख दिया वहाँ पर, ठीक है। बोल्ड टेक्स्ट, तो बोल्ड के लिए बी, बी फॉर बोल्ड। इटैलिक, इसके लिए आई। अंडरलाइन, इसके लिए यू। ठीक है, इस तरह से। तो हर एक चीज़ के लिए आपका एक डेडिकेटेड टैग दिया गया है। तो मैं इस फाइल को, ये जो भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है, मैं इसको कट करूँगा, फाइल को सेव एज करूँगा, इसका नेम रखूँगा HTML टेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सटेंशन डॉट HTML, और यहाँ पर मैं इसको कॉल करूँगा। ठीक है, ये इस फाइल का पार्ट होगा, तो इस फाइल में ये नहीं रहेगा, ये इस फाइल में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर हमने पैराग्राफ डिस्कस किया था ना, तो वो सेपरेट एक टॉपिक है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज एक सेपरेट टॉपिक है हमारा। तो यहाँ तक का पार्ट समझ में आया। और क्या है चीज़ हमारे पास,
जैसे करेंसी सिंबल येन, तो इसके लिए आपको लिखना है एंटिटी %YEN। आपको करेंसी सिंबल यूरो बनाना है अगर, तो आप लिखेंगे EURO, यूरो। आपको पाउंड का सिंबल बनाना है, आप लिखेंगे एंटिटी पाउंड। एक्सपीरियंस करें इसको ब्राउज़र में, तो देखिए तीनों करेंसी के सिंबल बन गए। बाकी की तो बात होगी हमारी कंट्री का क्या है, तो हम यहाँ से लिखते हैं फॉर करेंसी सिंबल INR, इंडियन रुपीज़, $#8377। तो ये क्या बना, रुपीज़ का सिंबल। इसी तरह से अदर सिंबल की बात करेंगे। फॉर राइट डायरेक्शन एरो, $RARR, आर बोले तो राइट, ARR बोले तो एरो। इसी तरह से इसको मैं लिखूंगा सबसे पहले वाले को टॉप फ्लो, यही होता है। अप एरो, राइट एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो। देखो एरो बन गए सारे। इसी तरह से हमें कुछ और बनाना है, जैसे कॉपीराइट सिंबल $कॉपी, रजिस्टर सिंबल $REG, ट्रेडमार्क सिंबल $ट्रेड। बने सभी के सिंबल। इसी तरह से और देखेंगे हम लोग। एक्रोनियम, इसके लिए ACRONYM, ACRONYM। हमने यहाँ जाके लिखा WHO, या मैंने लिखा HTML। हम चाहते हैं यूजर जब माउस लेके इसको बनाए तो फुल फॉर्म रिवील हो। हमने लिखा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। रिलोड करेंगे, पॉइंटर लेके आएंगे, क्या लिखा आ रहा है, फुल फॉर्म, इस तरह से। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा आइंस्टाइन का इक्वेशन MC स्क्वायर, SUP एंड SUP क्लोज, रिलोड। इसी तरह से सबस्क्रिप्ट, यहाँ लिख देते हैं H2O। ठीक है, सबस्क्रिप्ट। और क्या बना सकते हैं, लेस देन सिंबल,
इसके लिए एंटिटी यूज करेंगे एम परसेंट एल टी ग्रेटर देन यहाँ जाइए क्या लिखेंगे जी टी, रीलोड करेंगे, एंड का सिंबल बनाना है, कीबोर्ड से कभी नहीं लगाना है, क्या लिखेंगे एम परसेंट ए एम पी, तो एंड का सिंबल बनेगा, कीबोर्ड से नहीं लगाना कभी भी, नहीं तो एरर बन जाएगा पेज के अंदर, हमेशा कोड से बनाना है उसको, ठीक है। तो ये सब हमारे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ गई। आपको बड़ा लिखना हो, छोटा लिखना हो, फिक्स लिखना हो, इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद हमारा आता है प्री। प्री हमने क्लोज किया, हमने लिखा दिस इज अ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो देख रहे हो इसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। अब ये जो होता है ये मल्टीपल स्पेस को अलाउ करता है, अपने अंदर लगा सकते हो। तो एग्जाम्पल एक और देखते हैं प्री के ऊपर। तो प्री का जो आउटपुट होता है वो आता है कोरियर न्यू फॉन्ट के अंदर। तो हम लोग यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, उसको बोलेंगे कोरियर न्यू। इसके बाद हम यहाँ पर चेंज करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो मैंने जैसे कुछ स्पेस लगाया, मैंने फिर स्पेस लगाया, 2 आई सॉकेट बना दी मैंने इसके अंदर, फिर मैंने एंटर लगाया, फिर मैंने यहाँ एक फिंगर बनाई इस तरह से, एंटर किया, मैंने एक मैसेज लिखा इस तरह से। तो क्या दिख रहा है, एक कैरेक्टर है, उसने बोर्ड पकड़ा हुआ है, एक हैट लगाई हुई है, और आपको बता रहा है भाई एचटीएमएल बहुत ही आसान है। अब ये देखो जैसे मैंने बनाया है ना वैसा ही आ जाएगा आउटपुट, है ना। अब आप फॉन्ट को चाहो तो बदल दो जैसे कि पहले था, भले से यहाँ पर टूट फूट गया बट आउटपुट में असेंबल ही आएगा, है ना। लेकिन अगर आप इसको यहाँ सही बनाते तो आउटपुट ख़राब होता, इसलिए जिस फॉन्ट में आउटपुट आता है उसी पर डिज़ाइन करना है, समझ गए। तो कैसी लगी आज की क्लास? हाँ बोलो ना। हाँ हाँ, तो इटैलिक के अंदर आई डाल दो या आई के अंदर अंडरलाइन का टैग डाल दो, चल जाएगा, कंबाइन कर सकते हैं हम लोग किसी को भी। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बोल्ड और इटैलिक एक साथ करके दिखाना चाहता हूँ। ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि कहाँ लिखा था मैं, यहाँ हमने लिखा बोल्ड इटैलिक टेक्स्ट। क्या कर रहा है, वीडियो चली भाई हमारी। तो बी लिखा हमने, बी के साथ क्या लिखेंगे आई। तो बी के बाद आई है तो आई पहले आएगा, बी बाद में आएगा। बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन, तो बी आई, आई के बाद मैंने क्या लगाया यू, तो यू पहले क्लोज होगा, ठीक है।
देखो सामने बन गया ना। ये है बोल्ड, ये है बोल्ड इटैलिक, ये है बोल्ड इटैलिक एंड, तो सबको क्लब कर सकते हो। बस ध्यान रखना सही ऑर्डर में बंद करना है। जो सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे बाद में बंद होगा। तो अगर हमने बोल्ड सबसे पहले स्टार्ट किया था तो बोल्ड सबसे लास्ट में बंद होगा। गलतियाँ क्या कर जाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर यू लिखा तो यू को सबसे बाद में बंद कर रहे होंगे, वो गलत है। आउटपुट तो सही आ जाएगा बट एथिकली वो गलत हो गया। तो ये पूरी आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम लोग सीख रहे हैं, हर एक चीज़ को लिख लिख कर एक एक चीज़। और सोचो, और तुम्हें जैसे लग रहा होगा भाई सर को तो एक एक कोड याद है, हमें कैसे याद होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक कहावत है, जितना यूज़ करोगे उतना सीखोगे, यूज़ करोगे नहीं तो नहीं सीख पाओगे, है ना। तो जितना वेब है वो हमारा यहाँ रखा हुआ है, जो बोलोगे वो बना देंगे, ठीक है। लेकिन आपके साथ वो कब होगा, पहले आपने इन चीज़ों को खुद से हैंड्स ऑन करके देखना है घर जाके, हर एक चीज़ को। और धीरे धीरे जब हम लोग आगे चल के डिज़ाइनिंग की तरफ मूव करेंगे तो चीज़ें बन जाएंगी। अब जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं। आज की क्लास में हम जो आपसे पहला वाला बैच था उसमें ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे थे। ध्यान से सुनने, मैंने कहा ना स्ट्रक्चर, ना कि हम लोग सेम इमेज। तो क्या किया हमने, एक पेज बनाया जो कि हमने सिर्फ यहाँ तक ये भी बनाया था। तो आते हैं ज़रा उस बैच के अंदर। 10:30 से 12 का हमारा बैच होता है ये आज की डेट में। और आप यहाँ नोटिस करेंगे इसको, देखो ये लोगो का एरिया है, यहाँ पर लिंक आ गए, गेट कैशबैक अप टू 50%। यहाँ पर ऑर्डर नाउ का बटन, शेफ़ वाला एरिया जहाँ पर तीनों शेफ़ की फ़ोटो आ जाएगी। ये बेस्ट बर्गर ऑर्डर नाउ, ये बिग बर्गर ऑर्डर नाउ। यहाँ पर स्टैटिक्स हैं, अभी तक ये चलानी हैंग हो गया, कोई बात नहीं। हमने इसको मोबाइल फ्रेंडली भी बनाया है कि जब मोबाइल मोड आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर बटन ये सेंटर में आ जाएगा, सारा कंटेंट सेंटर लाइन होगा। बिग बर्गर बेस्ट बर्गर की फ़ोटो बड़ी आएगी, यहाँ पर ये सब इस तरह से आएगा पार्ट, और ये मोबाइल मोड में सेंटर होगा। इसके ऊपर अभी काम करना बाकी है क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप सीख रहे हो वो आगे जाके इस तरह से असेंबल हो जाएगी, ठीक है। ये इसका फाइनल आउटपुट हम लोग देख रहे हैं अभी। बस इसके अंदर जैसे आप लोगों ने वो क्या पढ़ रहे हो, एचडी फिग्मा पढ़ रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं, लो फिडेलिटी। फिर हाई फिडेलिटी मतलब डिज़ाइन आ जाएंगी सारी चीज़ें, जो एक्चुअल कलर हैं बटन्स के या जो ग्राफिक्स हैं उसके अंदर, वो सब ध्यान रखना। अगर आप एक बहुत अच्छा यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जैसे एक्सडी फिग्मा अगर आप पढ़ रहे हो तो एक डाउट आता होगा ना, सर से सर पूछा भी होगा किसी ने, सर बटन पे कितना रेडियस डालना है, फॉन्ट साइज़ कितना रखना है ना, पूछा होगा ना। तो सर ने क्या आंसर दिया, कितना रखना है या नहीं रखना है। तुम्हारा चल रहा है एक्सडी फिग्मा भी नहीं, तुम दोनों का ही चल रहा है अभी शायद, बताओ ज़रा। अब मान लो तुम्हें फिग्मा में कोई डिज़ाइन बनाना हो तो कैसे डिसाइड करोगे फॉन्ट साइज़ कितना होगा, या एक्सडी में बनाना हो, बात तो एक ही है, या फोटोशॉप में बनाना हो, इलस्ट्रेटर में बनाना हो। अगर वेब के लिए टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हो तो फॉन्ट साइज़ क्या लोगे। एक तो तरीका होगा भाई तुमने एक टेक्स्ट लिख लिया और फॉन्ट साइज़ पे गए, एक एक करके घटा बढ़ा कर देखा, इतना अच्छा ठीक है। ऐसे नहीं होती डिज़ाइन, ये तो तुक्का हो गया। मैक्स 16 होना चाहिए, तो ये तो मिनिमम हुआ ना, मिनिमम 16 होना चाहिए, तो मैक्स कैसे हो। अच्छा, नहीं मैंने तो तुम्हें उसका 1 वाला भी दिखाया, वो भी दिख रहा था। तो ये चीज़ें क्लियर करो, उनसे पूछो इन चीज़ों को लेके कि सर रेडियस कितना डाल सकते हैं बटन वगैरह के ऊपर, स्पेसिंग कितनी होती है, हर चीज़ पूछो, बीच का गैप कितना रखना होता है जब हम लोग चीज़ें बनाते हैं। क्योंकि जब तक एक्सडी फिग्मा बेकार है, जब तक कोडिंग नहीं, या कोडिंग तब तक बेकार है जब तक एक्सडी फिग्मा नहीं, है ना। एक बहुत पहले मूवी आई थी, शायद तुम लोग देखते हो नहीं देखते हो, स्पेशल 30, अक्षय कुमार की, नहीं सॉरी ऋतिक रोशन की, ठीक है। नहीं देखी तो दोबारा देखना उस मूवी को,
वो मूवी किस चीज़ के ऊपर है पूरी? आईआईटी के ऊपर। आईआईटी में क्या चाहिए होता है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स एक्सलेंट मांगते हैं वो लोग। अब मैथ है तो सब कुछ है, मैथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उसमें कुछ बड़े कमाल के इंसिडेंट हैं जहाँ पर अगर आप मूवी को ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे वो बंदा एक शॉप पर जाता है, रेस्टोरेंट पर, वहाँ जा कहता है कि भाई आपका जो ये रेस्टोरेंट है वो 3 साल इतने महीने इतने दिन पे एग्जैक्ट बंद हो जाएगा। तो जो गल्ले पे बैठा होता है बनिया वो हंस रहा होता है उसके ऊपर, कहता है कैसे? कहते अभी आपका पर डे का धंधा कितना है जी? इतना है। तो कहते बंद कैसे हो जाएगा? कहते भाई देखो आपका जो रेस्टोरेंट है ना उसके अंदर कुछ कमियां हैं। वो कहते हैं जैसे कि एसी नहीं है। अब आज की डेट में अगर कोई बंदा बाहर खाने पीने जाएगा तो गर्मी में बैठ के तो खाएगा नहीं भाई। जिसके घर में एसी होगा तो एसी वाले रेस्टोरेंट में जाएगा ना, वो नॉन एसी वाले में तो जाएगा नहीं फूड एंजॉय करने के लिए। वो वहाँ पे पसीना पूछेगा, खाना खाएगा। तो उसने बहुत बढ़िया सिस्टम समझा कि आपका हर महीने 10% बंदा जो है वो मूव कर रहा है बगल वाले रेस्टोरेंट की तरफ। तो सीधी सी बात है, जो आज चल रहा है वो कल तो नहीं चल रहा होगा। अगर आपके बिजनेस से रिटेनरशिप नहीं है तो वही सेम चीज़ कि उसने मैथ से उस चीज़ को बता दिया उस बंदे को कि आज तो सब बढ़िया है, आज भी मत जियो, फ्यूचर का सोचो। वैसे ही उसने ना एक बहुत बढ़िया उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट समझाया। अगर आपने ध्यान दिया हो, उसकी एक हीरोइन दिखाई है उसके अंदर जिसके साथ उसकी शादी नहीं होती। फीचर बताता है। फिर उसमें उसने बताया कि ब्यूटी का एक कैलकुलेशन होता है। क्या नंबर था वो? याद नहीं है। 1.618, ठीक है, गोल्डन रेशियो। तो एक्सडी फ्रीमा में पढ़ा गोल्डन रेशियो? नहीं पढ़ा तो क्या बनाओगे फिर? अरे हर चीज़ में गोल्डन रेशियो होता है। अब देखो तुम्हें कुछ समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तुम खुद भी जो बने हो वो गोल्डन रेशियो में ही बने हो। ऐसा तो नहीं तुम्हारा एक तरफ का कान छोटा होगा एक तरफ का बड़ा होगा, नहीं होगा ना। एक तरफ की आंख बड़ी हो या छोटी हो, जब तक कुछ बायोलॉजिकल डिफेक्ट ना हो। अदरवाइज नेचर में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो गोल्डन रेशियो में ही एग्जिस्ट करती है। मूवी में वो कॉन्सेप्ट लिया गया है, बहुत अच्छा था, बट वो मूवी का पार्ट नहीं था। वो पार्ट था मैथमेटिक्स का। जितनी भी दुनिया में बड़े से बड़े मोनूमेंट गोल्डन रेशियो को फॉलो करके बने, आज तक बड़े से बड़े 8 स्केल पर 9 स्केल पर अर्थक्वेक आके वो नहीं गिरे। लेकिन जिन्होंने गोल्डन रेशियो को नहीं फॉलो किया वो बिल्डिंगें गिर गई। समझ गए ना? फिजिक्स क्या कहता है कि भाई मान लो मुझे यहाँ पर कोई वेट अगर लटकाना है तो एक माचिस की तीली से भी आप वजन लटका सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ट्रिक पता है तो, और नहीं पता तो तुम कितनी बड़ी डंडी लगा लो तब भी नहीं लटका सकते उस चीज़ को। समझ गए ना? तो देखते हो बहुत सारे रेस्टोरेंट में कोई स्पून टांग देता है गिलास के ऊपर। कि कई जगह आप देखते हो कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो स्टोन बैलेंसिंग करते हैं। देखा कुछ ऐसा? नहीं दिखाता। ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाए कि नहीं कर पाओगे, लेकिन ये लोग कर देते हैं। क्या है इसके पीछे? फिजिक्स। और हवाएं चल रही होती, सब कुछ चल रहा था, लेकिन ये ऐसे कैसे खड़े रहते, ना तो कोई सीमेंट लगाया ना कुछ लगाया, है ना। ये जैसे ब्रिटिश टाइम की अगर हम लोग बात करें, ब्रिटिश टाइम में इंडिया में जो भी मोनूमेंट्स या स्ट्रक्चर बने, मेगा स्ट्रक्चर्स, जैसे प्रयागराज अगर जाओगे इलाहाबाद तो वहाँ पर देखना पुल बना हुआ है एक, ठीक है, वो आज तक भी बना हुआ है। वो जो आज के टाइम के बने वो गिर भी गए, दोबारा बन गए। तो इतना डिफरेंस। अब हम कहेंगे भाई पहले करप्शन नहीं होता, चीज़ प्योर होती थी, नहीं। पहले के लोग रिसर्च करके बनाते थे चीज़ों को, आज के लोग को सीधे चिपका देते बिना सोचे समझे। जैसे आपको बोला जाए भी एक डिज़ाइन बनाओ, तुम सीधे जाओगे google.com डिज़ाइन देगा और तुरंत इधर छापना स्टार्ट, ठीक है। ये काम करते हो आप, चीज़ों को महसूस नहीं करते हो, समझना नहीं चाहते हो। अब देखो गोल्डन रेशियो के ऊपर एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, ये होता है गोल्डन रेशियो। आप देख रहे हो पिरामिड,
कहाँ बने हैं ये सारे? मिस्र। जितने भी पिरामिड बने हैं वो एक गोल्डन रेशियो में 1:1, सबसे छोटे रेक्टेंगल से स्टार्ट होगा, उसी का डबल होता चला जाएगा और पूरा डिज़ाइन उसी में बना होगा। आगरा का ताजमहल पूरा क्या है? 1:1 गोल्डन रेशियो, यानी कि जब उस पर स्पाइरल निकले तो वो पूरा एक ही होना चाहिए। ठीक है, अब तुम कहोगे ये कहाँ से आएगा? तो फोटोशॉप पढ़ा है ना, देखा कि फोटोशॉप में इसको नहीं, कहाँ देखा फोटोशॉप? बताया था ना, लेकिन ये आता कहाँ से फोटोशॉप में? नहीं याद? चलो मैं दिखाता हूँ। फोटोशॉप में जब आप क्रॉप टूल पकड़ती हो ना, यहाँ आता है गोल्डन रेशियो। ठीक है, तो गोल्डन रेशियो और गोल्डन स्पाइरल, तो ये तुम्हें यहाँ मिलता है देखने के लिए। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। अच्छा ये तो मेरा हैंग ही पड़ा है ना यार, ओहो। चल अब चलना चाहिए, शायद नहीं चलेगा, नाराज है। तो दुनिया में कितना भी बड़ा मेगा स्ट्रक्चर उठा के देख लो, ठीक है, रूल्स ऑफ थर्ड जहाँ से आप एंटर करते हो, वो सारी चीज़ें जितनी भी आप देखोगे सब इसी पे बनी है। ठीक है, अब गोल्डन रेशियो ऑन ह्यूमन बॉडी, आपकी हर एक चीज़ मैथमेटिक्स है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना भाई, बड़े सरप्राइज होते हैं, अरे भाई तुम्हें जैसे जीन्स कोई खरीदनी है तो उसको पहनना ज़रूरी नहीं है, शोल्डर से मेज़र कर लो। शर्ट अगर कोई खरीदनी है उसको पहनना ज़रूरी नहीं है, शर्ट के जो स्टिच पॉइंट होते हैं शोल्डर के, शोल्डर पर टच करो, पीछे लगा के देख लो, पता चल जाएगा आएगी कि नहीं आएगी। नहीं बैठ रहा तो नहीं आएगी, पूरे बैठ रहा तो आएगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, ट्रायल रूम। तो ट्रायल रूम है ना बेवकूफ़ों के लिए, जिन्हें पता ही नहीं। जाओ जी चेक करके आओ। जो पर जिसको पता है उसको नहीं चेक करना कभी, वो सीधे सीधे चेक कर लेगा। कलाइयों से लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हर चीज़ का कैलकुलेशन है, बस उसके अंदर मेजरमेंट करते जाओ। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था घरों में, जैसे आजकल तो रॉड वाला कल्चर आ गया, पहले स्प्रिंग हुआ करते थे कर्टेन लगाने के लिए। यहाँ से यहाँ पर एक कील लगाई हमने और स्प्रिंग लगा दिया, उसके ऊपर पर्दा हमने डाल दिया, सर्कल आते थे चले। अब जो भी वो खरीद के लाता था खुद से कि भाई कौन बुलाएगा लगाएगा, तो पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे बचाने के लिए, तो वो लोग ले आते थे। हमेशा या तो वो छोटा आ जाता था या बड़ा आ जाता था। उसका सीधा सा गणित है, आपको उसमें टेंशन चाहिए। टेंशन क्या होता है भाई, जैसे मान लो गिटार के अगर मैं तार लूज करूँ तो म्यूज़िक नहीं निकलेगा, उससे अगर मैं खींच दूँ थोड़ा सा तो वो तन जाएगा बिल्कुल, तो टेंशन बन गई उसके अंदर। अब क्या होगा, म्यूज़िक निकलना स्टार्ट होगा, है ना। तो वही चीज़ है सेम यहाँ पर कि उसमें जैसे मान लो 3 फीट का है तो 12×3 = 36, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 1-1 इंच घटा दो, यानी कि आप 33 इंच का तार लेके आओ, वो अपना खींच के 36 इंच का पर्दा एकदम मस्त टाइट होके लटक जाएगा। गणित जिसको हम लोग स्कूल में सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं, अरिथमेटिक, घटाना जोड़ना मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको जिसने अच्छे से पढ़ा उसकी लाइफ बन गई, वही बना इंजीनियर, वही बना डेवलपर। नहीं तो डेवलपर हर कोई क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि स्कूल टाइम का मैथ कमज़ोर था, इसलिए मैं डेवलपर नहीं बना। समझ गए? और जिसका अच्छा होगा उसका अच्छा होगा। देखते हो ना स्कूल टाइम में आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा सब पढ़ते हो, कहाँ लगाते हो ज़िंदगी में? अरे सिविल इंजीनियर बनते तभी तो लगाते हैं, वो बने नहीं तो लगेगा कहाँ, वेस्ट हो गया थीटा तुम्हारा। जैसे एक बच्चे ने पूछा अपने टीचर से कि सर आपने मुझे जो पढ़ाया वो मेरे कभी काम नहीं आया, आपने मुझे क्यों पढ़ाया? कहते भाई मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया इसलिए मैंने तुझे पढ़ाया। सिलेबस में था ना वो। तो क्यों 12th के बाद में आपके साथ के कुछ लोग एरोनॉटिकल में जा रहे हैं, कोई स्पेस में जा रहा है, कोई किसी और में जा रहा है। मैं नहीं कहता तुम्हारे बैच से गया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई तो गया ना, तो और बाकी लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि वो फोकस नहीं थे उस चीज़ के लिए। तो यहाँ देख लो, हर एक चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर आप देखते हैं मैथ है। यहाँ जितना पार्ट होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, हर चीज़ कैलकुलेटेड है। आपकी हाइट कितनी है देखते हो ना, हैक दिखाते हैं भाई, एक वॉल पर जाओ, पूरे अपना विंग स्पैन करो, यही तुम्हारी हाइट है। एक
पिक्सल का ही फर्क नहीं आ सकता। तुम्हारे हाथ उतने ही बड़े बनाए ऊपर वाले जितनी तुम्हारी हाइट है। कि टोटल कर लेना कभी। ठीक है, अब तुम्हें मैं गोल्डन रेशियो के मैजिक दिखाता हूँ। शायद तुमने नहीं पढ़ा बट मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। जैसे फोटोशॉप सीखते वक्त या कोई भी टूल चलाते वक्त आप लोग ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करते हो, और तुम सारे लोग जितने यहाँ अवेलेबल हो क्लास के अंदर क्या करते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक टेक्स्ट लिखा हमने, एक पैराग्राफ बनाएंगे इस तरह से, और इसका कलर करेंगे हम लोग ब्लैक, और ये फॉन्ट में एरियल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल रेगुलर, अलाइनमेंट लेफ्ट रखेंगे, और मैंने एग्जांपल के लिए 16 पिक्सल का फॉन्ट यहाँ पर रख लिया इस तरह से, क्योंकि भाई आपको यही बताया गया 16 पिक्सल ही होना चाहिए, तो आपकी बात पे चलता है। अब मान लो आपको यहाँ कोई हेडिंग लिखनी हो, ठीक है, तो हेडिंग की जब भी बात आती है तो हेडिंग के लिए हम लोग पैराग्राफ नहीं आते, हम लोग सिंपल क्लिक करते हैं, इस तरह से हेडिंग को डिफाइन करते हैं। तो ये आ गया हमारा। अब मुझे बताओ इसका साइज क्या रखोगे ताकि ये इसको कॉम्प्लीमेंट करे। तो क्या नाम है, रुचि, रुचि नाम है ना। आप क्या करोगे रुचि, यहाँ जाओगे, आप साइज ऐसे ऐसे करके चेक करोगे, हाँ इतना ठीक है, इतना रख लेते है ना, बड़ा दिखना चाहिए ना, हमारे दिमाग में हेडिंग जो है बड़ा होता है, बट कैसे पता कि ये सही है या गलत है, यहीं पर आता है आपका गोल्डन रेशियो। तो मैथमेटिक्स कैलकुलेटर, फॉन्ट साइज कितना रखा था रुचि ने, 16 पिक्सल, मल्टीप्लाई बाय 1.618, 25.8 का मुझे फॉन्ट रखना है, यानी कि मैं इसको राउंड फिगर 26 कर सकता हूँ। ये इसका परफेक्ट साइज निकल के आ गया, आप समझे। तो ऐसे चलती है डिज़ाइनिंग, जो तुम सीख रहे हो वो डिज़ाइनिंग नहीं कहते उसको। हर चीज़ में प्रिंसिपल है, एक लॉ है, जब तक वो नहीं होगा सही तब तक चीज़ें बढ़िया नहीं बनेंगी। चलो, अब यही चीज़ जो तुम करती हो ना, फिग्मा चल रहा है ना, एक्सजी कर चुके हो, दोनों जगह पर सेम काम करेगा। मैं ऐसा तुम्हें फिग्मा पढ़ाता नहीं हूँ, बट कुछ सिखाता हूँ। तो हम इसको पेज को जो है 100% पर जूम करेंगे, ये देखिए, और मैं यहाँ फोटोशॉप से कुछ टेक्स्ट इसके फेवर में ले आता हूँ। राइट, तो ये दो चीज़ें मेरे पास हैं इस तरह से, और मैं इसका अलाइनमेंट सेट कर लेता हूँ। अब मुझे इसको बनाना है क्या, हेडिंग। तो फोटोशॉप में तो वो टेक्निक होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो टेक्निक काम करती है। आपने क्या करना है, जो भी आपका साइज़ है, ठीक है, तो पहले तो हम दोनों को जिस साइज़ पर रखना चाहते हैं वो साइज़ रख लेंगे, कि हमारा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का साइज़ कितना है, 16, ठीक है। तो मैं 16 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे 16 ही बताया गया है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1.618, तो सीधे सीधे कैलकुलेशन हो गया इसके अंदर, यहाँ चलता है, बाकी जगह नहीं चलता। एक्सडी में भी चलता है, फिग्मा में भी चलता है, एकदम परफेक्ट। इसको दुनिया का कोई भी यूएक्स डिज़ाइनर रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये गलत है। मैंने राउंड फिगर कुछ नहीं करा ना, सीधे सीधे आ गया। ये होता है गोल्डन रेशियो। अब
जब कोई टेम्पलेट डिजाइन होता है ना, ध्यान रखना, जैसे कि तुमने 3 कॉलम बनाए, ये 3 कॉलम है, तो जब कॉलम बनता है तो कॉलम में भी गोल्डन रेशियो काम करता है, ठीक है। ये सही है या गलत है मुझे नहीं पता, मैं तो टूल पर भरोसा करूँगा। मैंने लिया यहाँ से क्रॉप टूल, मैंने यहाँ से लिया गोल्डन स्पाइरल। गोल्डन स्पाइरल लेने के बाद मैं यहाँ पर जाके एग्जैक्ट इसके ऊपर एक इस तरह से बना लेता हूँ। तो शिफ्ट के साथ अगर मैंने पकड़ा तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं डायरेक्टली अपना गोल्डन यहाँ, अच्छा यहाँ पर ना एक रेशियो डाला है, मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ रेशियो, और यहाँ से वैल्यू को हम लोग हटा देते हैं। तो ये देखिए मैंने ये शिफ्ट के साथ प्रॉपर एकदम प्रोपोर्शन बनाया, तो एकदम परफेक्ट है गोल्डन रेशियो, नहीं है या है ना। देखो मैंने भाई इतना इतना तो स्पेस लिया, देखो एकदम परफेक्ट आया इसके ऊपर। ऐसा नहीं कि मैटर से बाहर निकल रहा है या इससे ऊपर निकल रहा है, एग्जैक्ट इसके अंदर है। अब मैं अगर इस इमेज की बात करता हूँ तो ये इमेज गोल्डन रेशियो नहीं है, जो गोल्डन रेशियो यहीं खत्म हो गया। तो ये क्या है, रूल ऑफ थर्ड। ताजमहल का देखा था, वाइड था ना, तो रूल ऑफ थर्ड वहां पर प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। गोल्डन रेशियो 1:1 पर चल रहा होता है, रूल ऑफ थर्ड अलग पर चल रहा था, यानी कि ये इसकी बात हो रही है, रूल ऑफ थर्ड। अरे फोटोशॉप पढ़ो ध्यान से, सब कुछ है उसी में। हाँ हर जगह चलता है, हर जगह। तुम भी रूल ऑफ थर्ड का कुछ हिस्सा हो। चलो आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब जब रूल ऑफ थर्ड और गोल्डन रेशियो को जिसने ब्रेक किया मेगा स्ट्रक्चर बनाने में, क्या हाँ बहुत कुछ है। जब जब आर्किटेक्ट ने इन रूल्स को ब्रेक किया, जब जब भूकंप आया वो गिर गए, और जो नहीं गिरे वो बस इसी प्रिंसिपल की वजह से बच गए। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है इतना, है ना। तो अब जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे समझ में आ रही हैं चीज़ें सही से, ठीक है। तो थ्योरी हम लोग बाद में चलाएंगे अपनी, सो दैट कि आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएँ और चीज़ों को समझते जाएँ। अब आपकी पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से चल रहा है, हर एक क्लास के बाद चीज़ों को करो, पढ़ो, समझो और चलाओ। आज का सेशन यहीं पर ओवर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।